नमस्कार सभी को। क्लास 12th और आज चैप्टर नंबर 11 ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन के सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके के और किस टाइप के फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया फटाफट स्टार्ट करते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूल नेचर का मतलब भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, दो नेचर। तो इस चैप्टर को बेसिकली पहली बार ऐसा है कि किसी चैप्टर को मैंने सिर्फ दो ही पार्ट में कैटेगराइज किया, अदरवाइज जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सबको पता है कि मैंने मल्टीपल टाइम मैंने चैप्टर को कैटेगराइज किया। हालांकि वो भी एक शॉर्टकट मेथड है, बट इस चैप्टर में ज्यादा मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें भैया चैप्टर का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है कि नाम जैसा चल रहा है कि आपका ड्यूल नेचर, तो दो नेचर के बारे में बात करनी है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करके। तो भाई इसमें मैंने चैप्टर को डिवाइड भी दो ही तरह का कर लिया, ठीक है। तो बढ़िया से एक बार स्टार्टिंग करते हैं ड्यूल नेचर और रेडिएशन एंड मैटर को देखते हुए। फॉर्मूले शीट का आपको कंक्लूजन पता ही है कि भाई ये एक शॉर्ट रिवीजन उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाई कर रखी है। तो ड्यूल नेचर और रेडिएशन मैटर को जो डिवाइड किया गया है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला हम लोगों ने जो डिवाइड किया है वो क्या है भाई, आपका वेव नेचर। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि ड्यूल नेचर के अंदर दो तरह के नेचर होते हैं। पहला होता है आपका वेव नेचर एंड दूसरा जो होता है वो होता है बेटा आपका पार्टिकल नेचर करके हो जाता है, ठीक है। तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वैसे मैं पार्टिकल नेचर से करने वाला हूं, क्योंकि पार्टिकल नेचर बताना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने पार्टिकल नेचर को बताने की कोशिश करी। पार्टिकल नेचर मतलब रेडिएशन के बाद जो पार्टिकल नेचर होता है ना, पहले तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल नेचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके। यानी कि पार्टिकल नेचर में आपको सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानना है, या रखना है पार्टिकल नेचर किसका है, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है। बट मैंने पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि भाई एमसीक्यू बनेगा कि पार्टिकल नेचर बेसिकली किसको डिफाइन करता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली किसको डिफाइन करता है, तो पार्टिकल नेचर को वो डिफाइन कर रहा होता है। अब किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए दो बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे। पहला था भाई आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जिसे बोला जाता है। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वैसे याद रखना, हर्ट्ज पूरा थ्योरेटिकल वे में इसने बताया था। इसने पूरा का पूरा आपका पार्टिकल नेचर को डिफाइन किया था, बट पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए इसने कुछ इस तरह से ली थी। एक फोटो सेंसिटिव प्लेट ले ली थी। इसने बोलता कि रेडिएशन पड़ेगा ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पे E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। रेडिएशन पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर होंगे। रेडिएशन भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पढ़ना जरूरी है, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट है जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसे बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट करके इसको नाम दिया जाता है। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जब ही निकलेगा इस प्लेट की ना एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भैया ऐसा है कि भाई जब आप रेडिएशन डालोगे तो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये वाली बात बताने वाला साइंटिस्ट कौन है, आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे दो कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर मैं पूरा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट नहीं, टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ क्विक रिवीजन और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। यहाँ पर कंक्लूजन दो बातों का निकल के आता है। पहला है, इसने बोला था आई टू आई, वैसे इसने आई टू आई बोला नहीं था, ये आई टू आई मैंने बना लिया। आई का मतलब है भाई आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस आई का मतलब होता है बेटा इंटेंसिटी। अब इस लाइन का क्या मतलब बनता है, आई टू आई का मतलब, हर्ट्ज ने बोला जैसे 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 आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाओगे, यानी कि इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाओगे, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। वो कैसे, अब जैसे 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 इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ तीन रेडिएशन यानी कि तीन तरह की किरणें आई, उन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अगर 10 किरणें आती तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक क्या होगा, करंट, उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। रेडिएशन को बढ़ाने के लिए या फिर किरणों को बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ानी पड़ती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब किसी बालक को ना पता हो तो बेसिकली वैसे तो कुछ लोग पावर बोलते हैं, कुछ लोग ब्राइटनेस बोलते हैं। आप इस तरीके से समझ लेना कि एक बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा या सूर्य देवता की इंटेंसिटी ज्यादा, तो भैया सूर्य देवता की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ किरणें जो होती है वो ज्यादा आती है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे आता है आपका
इंटेंसिटी, तो भैया ये जो ग्राफ आप बनाते हो, ये ग्राफ जो बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात जो हर्ज ने बताने की कोशिश करी, वो बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी किसकी काइनेटिक एनर्जी? ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये तेजी से बाहर निकलेगा या स्लोली स्लोली बाहर निकलेगा? तेजी से बाहर निकलना या स्लोली स्लोली बाहर निकलने को डिफाइन किया था फ्रीक्वेंसी ने, डिफाइन किया था। मतलब आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगाओगे, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेगा। ये वाली बात भी किसने बताई थी? हर्ज ने बताई थी। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो बेटा इसका ग्राफ आता था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का, कुछ इस प्रकार आता था। ये न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए, यानी कि I to I का मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात को नोट करके ध्यान से लिख लेना बेटा। वो नोट करके ध्यान देने लायक बात ये है कि इसको फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट बातों के नोट करने वाले कि क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो हर्ज एक्सपेरिमेंट ने ये बात बताई, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। बात सत्य है, सत्य साबित है, बिल्कुल सच है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सत्य साबित है। बट भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना। तो आइए भाई मेन चार्ट में चलते हैं। जैसा कि हम मेन चार्ट में करते हैं, तो हर्ज एक्सपेरिमेंट में दो ही बातें लिखूंगा। पहला भाई आपका I to I, ठीक है। इस I को ध्यान रखना। ये I क्या है आपका? ये I है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी? इंटेंसिटी की वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? आपके काइनेटिक एनर्जी आपके डिपेंड कर रही है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। ये वाली बात बताने वाला साइंटिस्ट कौन है? हर्ज है। बट हर्ज के साथ एक प्रॉब्लम थी छोटी सी। इसने 99.9999% चीजें जो बताई ना वो थ्योरेटिकल वे में बता दी। इसने ये भी बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। भैया फिजिक्स में थ्योरेटिकल वे की तो कोई वैल्यू नहीं है। थ्योरी तो हम लोग खाली हिस्ट्री या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यहाँ थ्योरी कैसे पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पर भाई एक महान साइंटिस्ट ने एंट्री मारी थी, आइंस्टाइन, जिसे आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट है, सबको पता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ना सुनना तो बेवकूफी हो जाएगी। आइंस्टाइन ने बोला, अब ध्यान से सुनना, आइंस्टाइन का भी एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, बट आइंस्टाइन ने थोड़ा हटके बताया। आइंस्टाइन बोला ये मेटल प्लेट है। कहता है मेटल प्लेट हो गई या कोई सी भी प्लेट ले लो, हर किसी मेटल प्लेट या कोई सी भी प्लेट के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस आपके पास ताकत होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने की। ये डेंटिस्ट से बहुत इंस्पायर था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दांत में ना दर्द था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन गया डेंटिस्ट के पास। इसने देखा कि डेंटिस्ट ने पलाश से पहले दांत को पकड़ा और फिर दांत को हिलाया और फिर दांत को निकाला। इसने नोट कर लिया कि दांत को अगर बाहर निकालना है तो भाई दांत को बाहर निकालने का एक तरीका तो यही है, और एकमात्र तरीका यही है कि आप डायरेक्टली दांत को बाहर नहीं निकाल सकते। पहले दांत को पकड़ के बाहर निकालने के लिए हिलाना पड़ेगा अपनी पोजीशन से। इसी चीज को ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेके आ गया हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने डेंटिस्ट से इंस्पायर होकर बताया। इसने बोला, हर्ज ने बोला रेडिएशन आया, आइंस्टाइन बोला रेडिएशन, ये क्या चीज बोल दी भाई? फोटोन बोलो, फोटोन। हमारे भोले भाले प्यारे बच्चे अच्छे से समझते हैं, रेडिएशन से वो नहीं समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे फोटोन। फोटोन का मतलब E इक्वल टू H इंटू न्यू। ये H आपका वही प्लैंक कांस्टेंट वाला भाई है भाई, और न्यू आपका क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है। फोटोन आया, फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया? नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन डेंटिस्ट से इंस्पायर था। अगर दांत को बाहर निकालना है पहले दांत को हिलाना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ चुका था इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को पहले हिलाना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से लूज करवाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा, खाली करवाना पड़ेगा। तो फोटोन आया, इसने टक्कर मारी और इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में हिल गया। हिलने का मतलब इसने कुछ काम किया। काम करने को बोलते हैं वर्क फंक्शन। बेटा क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन करके इसको नाम दिया गया।
तो फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में हिला और फोटोन की जो बाकी बची हुई एनर्जी थी, फोटोन ने बोला अब इलेक्ट्रॉन अब तो तू हिल चुका ही है, ले तू ही पकड़ ले। यानी कि फोटोन ने अपनी बाकी बची हुई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को हिलाने के बाद बची, इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इलेक्ट्रॉन फुर्र करके हवा में उड़ गया। फुर्र करके उड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 19 से जो इंस्पायर हुआ था, ऐसा रियल में नहीं हुआ था, ये खाली तुम्हें समझाने के लिए, कहीं सच में सुन लो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन 19 से जो इंस्पायर हुआ था, बिल्कुल सही बात था कि दांत को तोड़ने के लिए पहले हिलाने की जरूरत है। ये समझ चुका था कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो पहले इलेक्ट्रॉन को हिलाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को हिलाने को ही क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। और यहां से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंक्लूजन निकाला इस पूरे से कि भाई ये जो है ना, ये जो फोटोन की एनर्जी है, ये दो पार्ट में यूज हो रही है, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी। भाई दिख रहा है सभी को? ये आया था फोटोन E इक्वल टू एच न्यू, और ये दो पार्ट में यूज हो गया, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। E का फॉर्मूला तो मेरे को पता ही है, एच न्यू। वर्क फंक्शन का हमारे जिन भोले भाले बच्चों को फॉर्मूला ना पता हो, इसे बोलते हैं एच न्यू नॉट। इस न्यू नॉट को क्या बोलते हैं आप? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं बेटा इसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करके नाम देते हैं। इसी के दम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताए थे, 4 के 4। कैसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला एक फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 50 फोटोन आए 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 50 फोटोन को लाने के लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सिंपल तात्पर्य है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। सिंपल सादी सरल भाषा में कहानी बता दी। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला अरे बुड़वक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की ही फ्रीक्वेंसी लगाना। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे बनेगा, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, और एच कॉमन अगर आपने ले लिया तो अंदर क्या बचा? न्यू माइनस का न्यू नॉट। यानी कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम लगाई, यहां देख लो बेटा, अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू लगाई तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। मान लो ये 2 लगाई और ये 5 थी, आपने फ्रीक्वेंसी लगाई 2 हर्ट्ज की और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस का ये 5 हर्ट्ज की, तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई, ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। इसलिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी यानी कि इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इसके दम पे सारे के सारे लोग इसने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा कहता है काइनेटिक एनर्जी अंधे को भी दिख जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये तुरंत होने वाला प्रोसेस है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन में मैं कंक्लूजन में ये लिखूंगा कि इसने एक फॉर्मूला निकालता है। पहले तो मेन फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि मेन फॉर्मूला भी ना कई बार ज्यादा यूज होता है। काइनेटिक जो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज हुई थी, वर्क फंक्शन प्लस का काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा बेटा ई की जगह मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, और वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी। जिन्हें अपने नोट्स में लिखना हो लिख लेना, जो पिछले वाली बात है वो खाली एक्सप्लेन करने के लिए थी। यहाँ पे हमारे मेन टारगेट वाले फॉर्मूले रहेंगे। चलिए यहाँ पे भाई अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका? एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, एंड अपन एच कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? न्यू माइनस का न्यू नॉट करके इसे बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब यहाँ पे कुछ लोग वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? न्यू इंटू में लैम्डा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका एच सी बाय लैम्डा माइनस का सी बाय लैम्डा नोट, है ना? न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, तो अगर आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? सी एच 1 में लैम्डा माइनस का 1 में लैम्डा नोट। यहाँ पे लैम्डा नोट क्या है भाई? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नाम दिया है, ऐसे क्या नाम दिया? ऐसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करके इसको नाम दिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता। टेंशन किस चीज की है? आराम से देखते रहो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है। वेव नेचर के लिए तो मैं अलग से ये बॉक्स बना लिया, सारा पार्टिकल नेचर ही देखने वाले हैं, सारा का सारा यहाँ पे ना ऐसा करके लिख लिया। तो इसके बहुत सारे चीजें आज हम देखने वाले हैं। ये तो था अल्बर्ट आइंस्टाइन की बेसिक स्टोरी। अब किसी ने बोला यार ये इलेक्ट्रॉन निकले जा रहे हैं मेटल प्लेट से, इसको बंद करना है। तो कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको नाम दे दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ट्रेंड चेंज हो गया है। तो भैया ट्रेंड में ना आजकल, अच्छा ये एरो ना यहाँ नहीं बनाते वरना कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये एरो आपने थोड़ा सा गलत लगा है। तो कोई बात नहीं, इस एरो को मैं नीचे लेके चल जाता हूँ थोड़ा सा ना। यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही आ गया सारा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे बोलते हैं। कट ऑफ वोल्टेज भी इसको नाम दिया जाता है, कट ऑफ वोल्टेज इसको नाम देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है बेटा ई वी नॉट। इस वी नॉट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? जब आपको इस पूरे प्रोसेस को रोकना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो बैटरी के टर्मिनल को उल्टा करना पड़ता है। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल करके। आप चाहो तो इन दोनों के बीच में रिलेशन में बना सकते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डालो तो हो जाएगा ई वी नॉट विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस का न्यू नॉट करके। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहो तो वी नॉट की वैल्यू निकाल लो, एच बाय ई
न्यू माइनस का न्यू नोट करके। अब कुछ बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कंफ्यूज होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों बातों में क्या होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये है भाई कुल मिला के इसमें काफी सारे कंक्लूजन वाले फॉर्मूले हैं। आप चाहो तो यहाँ से मल्टीपल फॉर्मूले बना सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये वो। यहाँ पे आया था भाई, उसके बाद ये सारी चीजें जब हो गई थी ना बढ़िया से, जब ये सारी चीजें हो गई थी, यहाँ पे आए थे बहुत सारे ग्राफ आए थे। अभी ग्राफ क्या है ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ग्राफ को भी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने आपके लिए बना ही दिया था भाई, ये आराम से यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ इस प्रकार था, ये था आपका, यहाँ पे लिखते हैं, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपका इंटेंसिटी करके, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट करके। और इंटेंसिटी का ग्राफ जो था कैसे बन रहा था, एकदम सीधा बन रहा था। दूसरा भाई मैं आपके लिए बना देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार बन रहा था। ग्राफ जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जाना चाहिए, रखना नेगेटिव फॉर्म में ना होना चाहिए। आप जब बना ही रहे तो यहाँ पे देख लो भाई, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का, या स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का भी मैं ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे एक एरो रह गया, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच का भी ग्राफ बना लेते हैं। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो ये कुछ इस प्रकार बनता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से बन रहा होता है। सब एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब और तगड़ा कुछ भाई, और तगड़ा ऐसा है, और तगड़ा दो ग्राफ है हमारे, बहुत तगड़े ग्राफ है, बहुत ही ज्यादा तगड़े। ये ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। ये क्या, किसका ग्राफ है भाई, करंट और पोटेंशियल के बीच का ही है, इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के आगे नेगेटिव लगा लेते हैं, तुम्हें लगाना है लगाओ, नहीं लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू में जब ये आएगा तब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका इंटेंसिटी नंबर 1, इंटेंसिटी नंबर 2 और सबसे ऊपर वाला इंटेंसिटी नंबर 3। यहाँ पे ग्राफ क्या दिखा रहा है, जैसे 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 आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, हम लोगों ने इसने पहले ही बोल दिया था, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ता चल जाएगा, बढ़ता चल जाएगा। यहाँ पर यही हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चलेगा, यानी कि I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1 करके। सेम मैं एक और बनाता हूँ, एक और ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है भाई, क्लियरिटी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। अब यहां पर ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले तो V01, V02 और ये V0 क्या हो जाएगा 3। आप चाहो तो इसका आगे नेगेटिव लगा सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो सारी चीजें क्या रहती है, नेगेटिव रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो गया, कांस्टेंट या फिर सैचुरेटेड करंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सैचुरेटेड करंट, ठीक है, सैचुरेटेड करंट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो न्यू नॉट 3 की वैल्यू जो है, एक न्यू नॉट 3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट 2 इज ग्रेटर देन न्यू नॉट 1। अब ये दोनों ग्राफ दिखा क्या रहे, मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, याद रखना। लेकिन ये खाली और खाली भाई एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पूरा डिटेल में जाननी हो तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। हाँ, ये खाली क्विक रिवीजन के लिए। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि आपने जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई करंट बढ़ता चलेगा, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है यहाँ पे, कांस्टेंट। जो बात हर्ज ने बताई थी, ये देख लो, जो बात हर्ज ने बताई थी, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, बट फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। ये ग्राफ भी वही बता रहा है। यहाँ पर आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ध्यान से देखते रहो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। अब ऐसा क्यों हो गया, ये देख लो भाई, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, बट यहां पर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। यहां पर आपकी जो इंटेंसिटी है वो क्या रहने वाली है, आपकी कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक में इंटेंसिटी कांस्टेंट और एक में क्या रहने वाला है, आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो ये है भाई कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जब यहां तक आ ही रहा है तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, यहां पर मैं इंक्लूड नहीं करता उसे, थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शीट लेके करता हूं मैं आप लोगों के लिए। एक ना आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, मे भी हो सकता है ये आपके बोर्ड में आ जाए। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही बनता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस न्यू नॉट के बाद। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही निकलेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। वो बोलेगा फाइंड स्लोप, भाई ये आजकल ट्रेंडिंग में नहीं, ट्रेंडिंग का भी फ्रेंडिंग बन रखा है ये, स्लोप निकालने के लिए बोल देगा। बायो वाले बच्चे बोलेंगे यार इसमें स्लोप कैसे निकाले, तो टेंशन मत लो भाई, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस का c। हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे मैथ्स वाले हैं
सबने देख रखी होगी, लाइन की जनरल इक्वेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करोगे y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है, दिख रहा है, हाँ भाई y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी है। c का मतलब कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो छोड़ दो। x में फ्रीक्वेंसी है, x में फ्रीक्वेंसी है, तो m, इस m को ही बोलते हैं बेटा स्लोप, इस m को ही क्या नाम देते हैं, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग विद फ्रेंडिंग बन रखा है भाई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन ग्राफ वाला ही बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना ग्राफ की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, फाइंड स्लोप, बट ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और यहाँ न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, h बाय ई इन ब्रैकेट न्यू माइनस का न्यू नॉट, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही पीछे लिखा है, ये लिखा h बाय ई न्यू माइनस का न्यू नॉट करके इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो वी नॉट किसके बराबर आ जाएगा, h न्यू बाय ई माइनस का h न्यू नॉट बाय ई। कंपेयर मारते हैं जनरल इक्वेशन, y इक्वल टू क्या हो गई, mx प्लस का c, ये तो पूरी कांस्टेंट ही है, अब प्लस और माइनस से घबरा मत जाना, वो माइनस उसी के अंदर आ जाता है। y एक्सिस में v नॉट है, सही है। कंपेयर मारेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा x जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो m जो है h बाय ई के बराबर आ गया, m जो है h बाय ई के बराबर आ गया। दोनों के दोनों ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई, दोनों के दोनों। स्लोप टॉपिक चल ही रहा है इसलिए मैंने स्लोप के अंदर ही बता दी, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन ना कर रखे हो तो भाई इसको जरूर 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 कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये है भाई पूरा का पूरा पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर, भाई वेव नेचर में तो इकलौता एकमात्र साइंटिस्ट था जिसने नाम कर दिया था, बहुत बड़ा नाम कर दिया था, इसमें तो कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं आए थे भैया, इसका नाम है आपका डी ब्रॉगली करके, ठीक है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया में पाए जाने वाले या दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन का वो डी ब्रॉगली को मिला। सिंपल सादी कहानी बताई थी भाई इसने, कहता है दुनिया में जो भी चीज मूव कर रही है, दुनिया में जो भी चीज मूव कर रही है उसके बाद वेवलेंथ होगी, इसलिए घुमाया ही नहीं क्वेश्चन। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा सबको पता है वेवलेंथ है। कहता है दुनिया में जो भी चीज मूव कर रही है, यानी कि जिसके पास वेलोसिटी होगी उसके पास वेवलेंथ होना कंफर्म है, और जिसके पास वेवलेंथ हो गई भाई उसके पास वेव नेचर होगा, क्योंकि यही होता है। अब कोई बच्चा बोलेंगे सर आपका ये स्टाइलस भी तो मूव कर रहा है, क्या इसके पास वेवलेंथ होगी? 100+1% हाँ। अगर ये मूव कर रहा है, क्या इसके पास मास है? हाँ है। जब ये मूव करेगा क्या इसके पास वेलोसिटी है? हाँ है। मास और वेलोसिटी आ गया, प्लैंक कांस्टेंट तो पैदा होते के साथ ही इसके घर वालों ने बोला था अरे कांस्टेंट पैदा हो गया रे, 6.6 × 10⁻34 पैदा हो गया, तो ये तो बचपन से ही कांस्टेंट था। तो ये तीनों वैल्यू अगर आप डाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? वेवलेंथ। और दुनिया में भाई जिस चीज के पास वेवलेंथ है उसी को वेव नेचर बोला जाता है। सिंपल सादी कहानी है भाई। तो डी ब्रोगली ने कुछ नहीं है, खाली इतना ही बताया था। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, डी ब्रोगली भाई बहुत स्मार्ट साइंटिस्ट में काउंट होता था। इसने कभी भी इसने डी ब्रोगली का ये जो फॉर्मूला है ना, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, दो साइंटिस्ट की हेल्प ली थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला लिया, E इक्वल टू mc², प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिया, E इक्वल टू h * न्यू, दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर लिया, मिला लिया, धड़ाम, mc² इज इक्वल टू h * न्यू करके, तो ये हो जाएगा आपका mc² इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला c से स्क्वायर कैंसिल, h बाय mc, और बाद में इसी को बोल दिया गया h बाय p करके। लो, तो डी ब्रोगली ने बिल्कुल सिंपल सादी सरल कहानी बता दी थी। यहाँ पे जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूले के कंक्लूजन निकालते, मैं एक एक करके सारे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बड़े प्यारे फॉर्मूले के कंक्लूजन निकालते हैं इसने भी, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल ध्यान से। इसका जो पहला फॉर्मूला का कंक्लूजन था वो तो यही था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p की जगह भी मैं तोड़ देता हूँ, p की जगह आ जाएगा mv या mc भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है फिलहाल मैं v लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल हो सकते हैं। तीसरा, p का फॉर्मूला अंडर रूट 2ke इंटू m, ये पढ़ा किसी ने? ठीक है, 2ke इंटू में m करके। चौथा, p का मतलब लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और m का मतलब मास। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2ke m, p की जगह यहाँ पे p की वैल्यू डाल दो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। वैसे मेन याद रखना 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, कुछ शॉर्टकट इसने बनाए थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? EV0, यहाँ पे EV0 डाल दो, तो पांचवा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2eV0m। और इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आप सारी वैल्यू पुट कर लोगे, यहाँ पे मास पुट कर लोगे, E पुट कर लोगे, सब चीज पुट कर लोगे, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन में अंडर रूट v आर्मस्ट्रॉन्ग।
ये ध्यान रखना एसआई यूनिट का कि ये आर्मस्ट्रांग की वैल्यू होनी चाहिए, कहीं गलती से कुछ और मत लिख देना, कि बाद में पता लगे कि कुछ और लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में, ठीक है। अगला निकालना चाहो तो और चार्ज पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन वर्जन ना चार्ज पार्टिकल के लिए बन जाता है, ई की जगह बस क्यू लगा देना, ई की जगह क्या लगा देना, क्यू लगा देना, तो उसको चार्ज पार्टिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर लिखना चाहो तो आप लोगों को चलो लिख देता हूँ छठा फॉर्मूला, तो फॉर अदर चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल लिख देते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। तो लैम्डा का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा एच अपॉन में अंडर रूट 2 ई की जगह आ जाएगा क्यू वी नॉट एम। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं वी नॉट तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, भाई कोई सा भी पोटेंशियल हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, याद रखना, क्योंकि जनरली जो आपको बोला जाता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल को डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल ना बोल के पोटेंशियल वर्ड भी इस्तेमाल कर लेता है। अभी आपका चैप्टर नंबर 2 या 3 वाला नहीं है कि पोटेंशियल वो बैटरी वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग चल रहा होता है। ये है इसके 6 फॉर्मूले, बट आजकल क्या है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला जरूर लिखूंगा, 7 फॉर्मूला इसको मैं बनाता हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल स्पेशल फॉर्मूला होने वाला है 7th, यहाँ पे लिखते हैं फॉर गैस पार्टिकल, फॉर गैस पार्टिकल। इसके लिए जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, ये इसके लिए जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 3m kBT, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 3m kBT। kb का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है बेटा kb का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होती है इसकी वैल्यू 1.37, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ kb की जो वैल्यू होती है 1.37 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ठीक है, माइनस कितना होता है आप पे माइनस 23 जूल पर केल्विन करके, ठीक है, kBT, हाँ बिल्कुल जूल पर केल्विन, कंडी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT, ठीक है। तो ये वो वाली है, हालांकि केबी की वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो टेंशन मतलब, खाली यहाँ पे आपको 3m kBT में आपको पुट करनी है। तो ये है भाई कंप्लीट फॉर्मूले, इस पूरे फॉर्मूले चार्ट के दम पे आप ड्यूल नेचर और रेडिएशन एंड मैटर को भाई बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना सुपड़ा साफ कर दोगे, इसका कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम ये पूरा चैप्टर आपकी कमांड में रहने वाला है। तो इसको एकदम ध्यान से अच्छे से लिख लेना, पैटर्न देख लेना, 1-2 बार रिपीट करना इसे, क्योंकि जनरली क्या होता है ना एक बार पढ़ के हम लोग भूल जाते हैं, तो रिपीटेशन जो होती है वो हमें हमेशा मजबूत करवाती है। बाकी भाई इसको अगर 1-2 बार आपने लिख लिया, इस फॉर्मूले से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, छोटा मोटा मॉडिफिकेशन होगा तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये है इसके फॉर्मूले की क्विक रिवीजन, देख लेना अच्छे से, रिपीट कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।